99, तो 100 में से 99 चला गया एक। हेलो अगर दोस्तों, तुम्हें मैं इन प्रखर दोनों महेश्वरी संख्याओं आपका के एजुकेशन अगर मंत्रा तुम्हें इन अकेडमी दोनों पे संख्याओं स्वागत के करता स्क्वायर हूँ। का डिफरेंस एक तो भाई नजर आता आज है, हम तो करने जब वाले तुम्हें हैं प्लस क्लास बताना 11th होगा का तो तुम चैप्टर बड़े 3, वाले का जिसको डबल हम कर देना, यानी ज्यादातर 10 का बच्चे डबल भाई कर देना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो भाई वर्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंटिंग तो भाई सबको समझ में आती है। प्रिंसिपल वर्ड क्या दर्शाता है? प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पे अकाउंटिंग में जो लगने वाले लॉ हैं या अकाउंटिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है द टर्म प्रिंसिपल हैज बीन डिफाइंड एज अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और तो प्रोफेस्ड भाई एज अ इसमें हमें गाइड सड़क टू के एक्शन। दोनों तरफ मतलब ये पौधे हमें लगाने क्या हैं, करते आपने हैं, पता गाइड लगाना है करते कितने हैं एक पौधे बन तरीके से सकते हैं। किस तो चलिए तरीके से सवाल देखते अकाउंटिंग हैं। करनी इसने कहा होती है। 1 किलोमीटर की तो सड़क है और आपने 20 ज्यादा मीटर सही के वर्ड गैप क्या पे है? पौधे लगाने, अकाउंटिंग वो भी प्रिंसिपल दोनों की तरफ। जगह तो हम इसका यूज आंसर करें क्या जनरली होगा देखें एक्सेप्टेड जरा। तो अकाउंटिंग 1000 मीटर प्रिंसिपल, की आपके क्योंकि पास भी सड़क जितने है भी और अकाउंटिंग 20 मीटर फर्म्स के हैं या गैप पे जितने आप भी पौधे फर्म्स हैं लगाएंगे। तो वो हालांकि आपको लगेगा कि सारी भाई 50 इन पौधे लगने प्रिंसिपल को चाहिए एक अडॉप्ट साइड में, करती है। पर तो ध्यान इसलिए रखना इनका नाम रख हमेशा दिया गया स्टार्टिंग जनरली वाला पौधा एक्सेप्टेड भी आपने अकाउंटिंग जोड़ना है, यानी प्रिंसिपल। कि एक पौधा यहाँ से आपके पास एमसीक्यू भी एक्स्ट्रा आ सकता लगेगा है, व्हाट इज द फुल स्टार्टिंग में। फॉर्म ऑफ गैप? ये तो हुआ एक तो साइड गैप की सड़क। फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये क्या करता है? रेफर करता है रूल्स और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आप किस तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लग सकते हैं, वो सारे प्रिंसिपल बताते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास 3 मेन प्रिंसिपल है और 11 अदर प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, 3 आपके मेन प्रिंसिपल है और 11 क्या है? अदर प्रिंसिपल। तो पहले हम 3 मेन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे 11 अदर प्रिंसिपल्स को। तो देखते हैं भाई 3 मेन प्रिंसिपल। 3 मेन प्रिंसिपल में पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन और तीसरा है एक्रूरल अजम्पशन। ये ध्यान रखना है, इन तीनों प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो तीनों प्रिंसिपल को देखो लिखना कैसे है। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इससे रिलेट करता हुआ एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसकी थोड़ी सी ड्राइंग से बना के उसको ख़त्म करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न हमको कहता है कि भाई हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलता रहता है। ठीक है, और एकदम सेम बिजनेस ऑफ ऑपरेशन में चलता है, तो आप उसको डिफाइन करेंगे, फिर आप उससे एक रिलेट करते हुए एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर उसको एक डायग्रामेटिक समझाते हुए उस आंसर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल हो सकता है 3 नंबर में ये थ्योरी में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो देखते हैं भाई तीनों प्रिंसिपल को, 3 जो मेन प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल हमारे पास आ रहा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये प्रिंसिपल साफ सीधी बस एक ही बात कहता है कि भाई जो हमारा बिजनेस है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो बिजनेस है ये लंबे समय तक चलेगा। ये कहीं ये नहीं है कि हम ये सोचे कि भाई ये आज चल रहा है कल चलेगा या नहीं चलेगा। हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है लॉन्ग टर्म में चलेगा इन द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि भाई आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाऊंगा ही, मतलब मेरा बिजनेस बदलेगा नहीं। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप खोल ली, तो क्या है बिजनेस सेम, मतलब बिजनेस लंबा चल रहा है, वो नहीं। आप सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन में इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म में चलाओगे। अच्छा, ये अजम्पशन हम क्यों लेते हैं? देखो, अगर हमने कोई एसेट परचेज करी, मान लो मैंने ये पैनल ही परचेज कर लिया। ठीक है, ये पैनल मान लो आया 3 लाख रुपीज का। ठीक है, अगर मैं इसको ये ना मानूं कि ये भाई लॉन्ग टर्म है, मैं मान लूं कि भाई मेरा बिजनेस क्या है करंट में ही खत्म हो जाएगा, तो उससे क्या नुकसान होगा? ये जो 3 के 3 लाख हैं ये आपके एक्सपेंस मान लिए जाएंगे, ये एसेट नहीं होंगे। एक चीज समझाता हूँ, जैसे आपने एक बाइक ली, ठीक है, आप बाइक को क्या मानते हो? एसेट मानते हो, बट वो बाइक की लाइफ ही 1 साल है, तो क्या वो आपके लिए एसेट है? वो आपका खर्चा है 1 साल का। ये प्रिंसिपल क्या करता है, ये देखो जो एसेट्स होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो आप इन पे मनी स्पेंड करते हो, जो कि इक्वली डिवाइड करके डेप्रिसिएशन के जरिए उसको खर्चे में रिकॉर्ड करते हो। ये प्रिंसिपल क्या करता है कि आपकी बिजनेस की लाइफ को लॉन्ग टर्म बताता है, जिससे कि हम अजम्पशन ले सकते हैं कि भाई ये मशीनरी 9 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 8 साल चलेगी, 5 साल चलेगी। तो इस अजम्पशन का बस यही कहना है कि जो आपका बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा इन द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। एग्जाम्पल में आप लिखोगे कि भाई मैं एक एसेट खरीदता हूँ, एसेट 10 लाख की है और वो मानता हूँ कि भाई 10 साल चलेगी। वो मैं क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि गोइंग कंसर्न ये कहता है कि भाई जो मेरा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। क्लियर है इतना? अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो मैं उसको किस में रिकॉर्ड करता? एक्सपेंस में रिकॉर्ड करता। आया इतना समझ में? तो चलो देखते हैं। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट एवरी बिजनेस हैज अ लॉन्ग एंड इनडिफिनिट लाइफ इन द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। ये अजम्पशन अज्यूम करता है कि जो भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म या फिर इनडेफिनिट लाइफ सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन में चलेगा। इसको और डिफाइन करने के लिए और देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम दैट
बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट सोल्ड और लिक्विडेट। लिक्विडेट मतलब होता है उस बिजनेस को बंद करना या बेच देना, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, जो कि नियर फ्यूचर में आप नहीं करने वाले। डेट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको ही हम अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इतना आया समझ में? ठीक है, आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे, फिर एक एग्जाम्पल लिखोगे और फिर ये अजम्पशन आपकी खत्म होगी। इतना क्लियर है? चलते हैं हम अगले अजम्पशन पे। चलिए, कह रहा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है? देखो पहले हम जनरली लैंग्वेज में समझते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता क्या है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन बस इतना कहता है कि भाई आज अगर आप एक रूल लगाते हो तो फ्यूचर में आप वही रूल लगाते रहोगे। ये नहीं कि भाई इस साल आपने ये रूल लगाया, अगले साल आपने चेंज कर लिया, फिर अगले साल फिर से वही रूल लगा लिया, फिर अगले साल आपने फिर से चेंज कर लिया। ऐसा आप नहीं करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख की, उस पर डैप लग रहा है। पहले साल मैं SLM से लगा रहा हूँ और दूसरे साल दूसरे मतलब कि अजम्पशन में मैं WDV से लगा रहा हूँ। तो 1 लाख की मशीनरी 10% से डैप लग रहा है तो 10,000 का डैप लग गया। मशीनरी कितने की रह गई? 90,000 की। खैर WDV में भी पहले साल सेम ही रहता है तो मशीनरी कितने की रह जाएगी? 90,000 की। क्लियर है? अगले साल जब डैप लगेगा तो आपको पता है भाई स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, तो 1 लाख का ही 10% लगेगा जो कि कितना होगा? 10,000। तो मशीनरी कितने की रह गई? 80,000 की। बट WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, तो जो आपकी नई वैल्यू आती है उसका 10% लगता है। तो 90,000 का 10% कितना हो गया? 9,000, जो कि कितना आएगा? 81,000 के समथिंग। तो देखो अगर मैं आपसे प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें प्रॉफिट कम हो गया और इसमें प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि इसमें डैप कितना आया? 9,000 का, और इसमें डैप कितना आया? 10,000 का। ठीक है, तो अगर मैं एक बात बताओ, पहले साल SLM लगाता हूँ, दूसरे साल WDV लगाता हूँ, फिर तीसरे साल फिर SLM लगाता हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट सेम आ जाएगा? नहीं। मैं अपने बिजनेस में कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है ना, कंपैरिजन 2 तरीके के होते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म होता है जब मैं अपने बिजनेस में कंपैरिजन करता हूँ, इंटर फर्म होता है जब मैं अपने बिजनेस की किसी बाहर के बिजनेस से कंपैरिजन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो मैं अपने ही बिजनेस में कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने SLM लगाया तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा और WDV लगाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो भाई अब मैं कैसे कहूंगा कि भाई पिछले साल मैंने SLM लगाया था तो भाई 10 लाख का प्रॉफिट है, इस साल मैंने WDV लगाया तो भाई 11 लाख का प्रॉफिट है। ये तो फिर मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने अजम्पशन ही गलत ले ली। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है कि भाई आप कोई सा भी रूल चूज करो, वो ये नहीं कह रहा आप WDV चूज करो या SLM चूज करो, आप कोई सा भी चूज करो, जो भी आपने चूज कर लिया, जो भी आपने रूल्स चूज कर लिए, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर। ठीक है, वो कौन सा अजम्पशन कहता है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन यही कहता है। ठीक है, हाँ, 3 कंडीशन भी इसने दी है कि भाई आप, हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपको चेंज करना पड़े। जैसे पहली कंडीशन इसने दी हुई है, जब लॉ चेंज हो जाए। ठीक है, कल को भाई लॉ में पार्लियामेंट में अनाउंस होता है कि भाई SLM बैन हो गया, तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता था, अब SLM इंडिया के अंदर बैन है तो मैं SLM यूज ही नहीं कर सकता, तो मेरे को भाई क्या करना पड़ेगा? ये रूल बदलना पड़ेगा। क्लियर है इतना? सेकंड अजम्पशन होते हैं हमारा AS चेंज हो जाए। AS अकाउंट्स का लॉ होता है, जैसे कि भाई हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं ना, संविधान होता है, चेंज होता है तो क्या कहते हैं, सभी जगह बैन हो जाता है। ऐसे AS अकाउंट्स का रूल होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं इसे। अगर इसमें कह दिया कि भाई आज से SLM हम यूज़ नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ नहीं करेंगे, तो SLM क्या होगा? एक तरीके से बैन ही हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा या स्विच करना पड़ेगा SLM से WDV। क्लियर है? थर्ड, आप बेटर प्रेजेंटेशन के लिए चेंज कर सकते। ठीक है, बट वो कोई आपके प्रोफेशनल पर्सन्स बताएंगे कि भाई ये बेटर प्रेजेंटेशन के लिए चेंज हुआ है, जैसे CA CS CMA। ठीक है, ये लोग आपको क्या कहेंगे? ऐसा लिखित देंगे कि भाई हाँ, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमने इस पॉलिसी को क्या करा गया है? चेंज किया हुआ है। क्लियर है इतना? आया इतना समझ में? ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड बाय वेरियस यूजर्स फॉर मेकिंग इंटर पीरियड यानी इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड फॉर मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन।
विद अदर सिमिलर फर्म। तो इंट्रा का मतलब होता है मैं अपने बिजनेस का अपने बिजनेस से कंपैरिजन कर रहा हूँ, और इंटर का मतलब होता है मैं बाहर से कंपैरिजन कर रहा हूँ। दीज कंपैरिजन आर feasible only when the accounting policies and practices followed by the firm are uniform। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक सा हो, जो भी आप पॉलिसी लगा रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सेम हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एसएलएम लगा रहा हूँ तो हर साल एसएलएम 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 लगाता रहूँ, यानी पहले साल एसएलएम और दूसरे साल डब्ल्यूडीबी लगा दूँ। क्लियर है? इतना आया समझ में? ठीक है, दीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इनको क्या करूंगा मैं पीरियड ऑफ टाइम पे कंसिस्टेंटली यूज करता रहूंगा। क्लियर है इतना? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल में आप सेम एग्जाम्पल डाल सकते हो भाई, फर्स्ट ईयर एसएलएम डब्ल्यूडीबी के तरीके से आप सेम एग्जाम्पल लिख के इसको कवर करोगे, और इसी तरीके की एक टेबल बनाओगे कि भाई पहले मेरा मशीनरी इसके हिसाब से इतनी आ रही थी, इसके हिसाब से इतनी आ रही है। डैप की कैलकुलेशन करके दिखाओगे कि भाई डैप इसके हिसाब से 20,000 बन रहा है, बट इसके हिसाब से 19,000 बन रहा है, तो एसएलएम में मेरा प्रॉफिट 1,000 से ज़्यादा कम हो रहा है और डब्ल्यूडीबी में 1,000 से ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है? और तीन तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, या तो लॉ चेंज हो जाए, या एएस चेंज हो जाए, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी मैं चेंज कर सकता। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो भाई अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्रूरल बेसिस प्रिंसिपल। खैर एक बात बोलूँ, ये अगला चैप्टर भी हमारा कैश बेसिस एंड एक्रूरल बेसिस, तो ये प्रिंसिपल वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार इस चैप्टर से आ गया या उस चैप्टर से आ गया तो सेम ही है। एक्रूरल बेसिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई इसको मतलब नहीं है कि कैश आया या नहीं आया, आप अगर ट्रांजैक्शन में एंटर्ड हो गए तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि एक वर्कर हमारे पास है, वर्कर ए, उससे हमने 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक पूरा काम करवाया, उसको हमें सैलरी देनी थी, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड था, तो हमने कहा कि भाई सैलरी अभी नहीं देंगे, हम आपको सैलरी अप्रैल में देंगे। तो मार्च में मेरा साल खत्म हो गया, ठीक है, और सैलरी कब दी मैंने? अप्रैल में दी। पैसा कब गया? अप्रैल में गया, बट आप ट्रांजैक्शन में कब आ गए थे? आप ट्रांजैक्शन में फेब में आ गए थे। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब कि जो वो अमाउंट है वो बेशक अप्रैल में जा रहा हो, बट आपने उसका यूज कब करा? आपने उसका यूज फेब में करा। तो ये क्या हुआ कि भाई खर्चा कहाँ का था? फेब का। पे कहाँ करा? अप्रैल में। बट रिकॉर्ड कहाँ होगा? एक्रूरल के हिसाब से रिकॉर्ड फेब में ही होगा, मतलब इसी साल होगा। वही अगर कैश बेसिस की बात करी जाए तो कैश बेसिस कहता है कि भाई जब कैश पे हुआ होगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो कैश बेसिस इसको अप्रैल में रिकॉर्ड करें। खैर अभी हम एक्रूरल देख रहे हैं, तो ये एक एक्रूरल कहता है कि जब आप ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर्ड हो जाओ, या जब आपको लगे कि हाँ भाई मैं ट्रांजैक्शन कर चुका हूं, तब आप इसको रिकॉर्ड करोगे। मतलब कि जब वो एक्सपेंस इनकर्ड हो तब आप इसको रिकॉर्ड करोगे। चलो देखते हैं। कह रहा है अंडर दिस मेथड ऑल ट्रांजैक्शंस pertaining to an accounting period are recorded in the books account both cash and non cash। तो इसको फर्क नहीं पड़ता वो ट्रांजैक्शन कैश है या फिर नॉन कैश है। As per accrual assumption, revenues and expense are recognized in the period of their occurrence rather than when they are received or paid। कह रहा है जब आप रिवेन्यू एक्सपेंस रिकॉग्नाइज तब करोगे जब आप उसको एक्रेंस कर दोगे, यानी जब आप उसके अंदर एंटर्ड हो जाओगे या जब आप उसे इनकर्ड कर दोगे तब आप उसको रिकॉर्ड कर, चाहे कैश आया हो या फिर नहीं आया। रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब आप सेल मेड कर दोगे या सर्विस को रेंडर कर दोगे, हम इसको क्या मान लेंगे? सेल मान लेंगे। ये नहीं मानेंगे भाई उसने कैश नहीं दिया तो भाई अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, 1 मार्च से 31 मार्च तक पढ़ाया, उसकी जो फीस आई वो अप्रैल में आई। मैंने पढ़ाया कब? 1 मार्च से 31 मार्च को। ठीक है, तो सेल मेरी कब हो गई? मार्च की सेल है, यानी इसी साल की है। ये नहीं कि भाई फीस तब आई तो मैं रिकॉर्ड तब करूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जैसे ही सर्विस रेंडर कर दी, आप तभी क्या कर दोगे? इसको रिकॉर्ड कर दोगे। क्लियर है इतना? तो ये होता है हमारा एक्रूरल बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। आप इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो क्रेडिट सेल का। ठीक है, इसी के अंदर हम 4 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी कवर करते हैं, जिसको आप जानते हो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर अनर्ड और एक्रूड इनकम। ऊपर 2 एक्सपेंस है, नीचे 2
ठीक है, इसी के अंदर ये रिकॉर्ड होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है खर्चा कर दिया पर पैसे नहीं दिए, बट खर्चा तो अभी कर दिया तो रिकॉर्ड भी अभी होगा। प्रीपेड का मतलब होता है खर्चा अगले साल का है बट पैसे अभी दे रहे हो। तो मैंने क्या कहा था, जब आपको लगे भाई ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर गए, देखो हमने पैसे दिए हैं बट ट्रांजैक्शन अभी मतलब हमने वो काम नहीं करा है। जैसे कि आप अपने स्कूल की फीस एडवांस में भर दी, तो भाई वो होती अगले साल की, अगले महीने की है, बट हम पे अभी कर देते तो खर्चा हम अगले महीने का लेंगे, इस महीने का उसको नहीं मानेंगे। अनर्ड का मतलब क्या होता है, भाई काम नहीं करा पर पैसे मिल गए, तो पैसे बेशक अभी मिल गए बट काम जब करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। और एक्रूड का मतलब होता है काम कर दिया पर पैसे नहीं मिले, बेशक भाई काम कर दिया, पैसे बेशक बाद में मिले बट हम रिकॉर्ड अभी करेंगे क्योंकि हम वर्क कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेन प्रिंसिपल थे। अगर देखा जाए, पहला गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा लॉन्ग टर्म में और सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन, याद रखना। ठीक है, सेकंड है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि भाई हम सेम रूल एंड रेगुलेशन हर साल लगाएंगे, केवल 3 कंडीशन में हम इसको चेंज करेंगे, या तो एएस चेंज हो जाए या लॉ चेंज हो जाए, या थर्ड नंबर पे बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। थर्ड, एक्रूरल बेसिस प्रिंसिपल। एक्रूरल बेसिस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये इतना कहता है कि भाई कैश पे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर ट्रांजैक्शन के अंदर एंट्री ले रहे हो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मतलब काम होना चाहिए, पैसे चाहे आए या ना आए। क्लियर है, पैसे चाहे पहले आ गए, काम बाद में करेंगे तो रिकॉर्ड भी बाद में हो। क्लियर है इतना। अब हम देखेंगे 11 अदर प्रिंसिपल। इनको भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर अजम्पशंस ही कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। इस तरीके से हमारे पास 11 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल देखते हैं इसमें से, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्लियर है, ये देखिए ये क्या कहते हैं। एक है ये बिजनेसमैन, जिसको हम प्रोपराइटर के नाम से भी जानते हैं। ये है बिजनेस। ठीक है, बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जब आपने अकाउंटिंग शुरू करी होगी तभी पढ़ा होगा कि भाई बिजनेसमैन और बिजनेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और सबको पता होगा कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अच्छा, ये लाइबिलिटी क्यों होती है, तो ध्यान से देखना। हमने क्या अजम्पशन ली है, बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग है। मैं कौन हूं, अगर मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं बिजनेस हूं। ठीक है, हम लोग कौन है, बिजनेस है, और हमको किसी ने पैसे दिए हैं तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, इसलिए कैपिटल को लाइबिलिटी में शो करते हैं। क्लियर है, तो सेम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है, देखो अभी मैंने क्या कहा, बिजनेसमैन और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं और मैं बिजनेस हूँ, यानी कि मैं जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा वो मैं बिजनेस मानते हुए रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर्स अ बिजनेस यूनिट एज अ सेपरेट एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस यूनिट है वो क्या है, सेपरेट एंटिटी है, मतलब वो सेम नहीं है। ठीक है, business and businessmen are two separate entity and all the business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view। मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग है, सेपरेट है, और हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आपको ये याद रखना है, ये दोनों हैं अलग अलग, ये दोनों हैं जुदा जुदा। ठीक है, तो बिजनेसमैन और बिजनेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए अगले अजम्पशन पे चलते हैं। अगला अजम्पशन है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जो चीज हम मनी में मेजर कर सकते हैं केवल उसी को रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक वर्कर ए है, ठीक है, और एक है वर्कर बी। जो वर्कर ए है उसकी सैलरी है 20,000 रुपए। जो वर्कर बी है उसको अभी नया है और उसकी सैलरी है 12,000 रुपए। सेम लेवल पे वो काम करते हैं। ठीक है, वर्कर ए ओल्ड वर्कर है और वर्कर बी न्यू वर्कर। वर्कर ए टाइम पास करता है, क्वालिटी से काम नहीं करता क्योंकि वो भाई पुराना हो चुका है, उसको पता है कि भाई किस तरीके से हम कंपनी को मतलब कि चूना लगा सकते हैं।
वर्कर भी टाइम पास नहीं करता, हार्ड वर्क करता है और वो अपना जो भी काम है वो क्वालिटी से पूरा करता है, साथ में और वर्कर को भी मोटिवेट कर। बताओ, ये हमारे लिए 20,000 और ये हमारे लिए 12,000, ठीक है। क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, ये हार्ड वर्क करता है, क्वालिटी करता है या मोटिवेट करता है? क्या मैं इस चीज को रिकॉर्ड करूंगा? मैं इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो ये फीचर्स हैं इस वर्कर के, ये मनी को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। तो वर्कर ए चाहे टाइम पास हो या क्वालिटी से काम नहीं कर रहा, बट इसकी वैल्यू कितनी है 20,000 और इसकी वैल्यू कितनी है 12,000, तो मैं इसको 20,000 की सैलरी दूंगा, इसको 12,000, यही रिकॉर्ड करूंगा। मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये मनी में मेजरमेंट नहीं हो पा रही है। क्लियर है इतना? आओ पढ़ते। कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। कह रहा है वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जो कि हम मनी में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स 1,000, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 5,000, परचेज ऑफ मशीनरी 30,000, पेमेंट ऑफ सैलरी, रिसिप्ट ऑफ इनकम एटसेट्रा आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये सब मनी में मेजर हो सकते हैं, ठीक है। लिखा है दीज आर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। On the other hand, all those transactions which cannot be measured in term of money are not recorded। मतलब जो मनी में मेजर नहीं हो सकता आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्लियर है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रिंसिपल हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो, आपको पता है कि भाई आपके स्कूल की लाइफ 12 साल है। कैसे पता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से आपने स्कूल पढ़ा है। कई बच्चे कहेंगे भाई हमने केजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी करी है, ठीक है। बट जनरली 12 साल के हमारे पूरे स्कूल की लाइफ होती है। जिसने केजी, यूकेजी करी उसके लिए 14 से 15 साल आपकी स्कूल की लाइफ हो गई है। क्लियर है? ठीक है। मैं जनरली बात करता हूँ कि भाई 12 साल का क्या है, पूरा आपकी स्कूल लाइफ है। बट फिर भी हर साल एक ऐसा दिन आता है ना जब रिजल्ट देते हैं ये लोग, ठीक है। इसको उन्होंने क्या करा, 12 मंथ्स के पीरियड में बांट दिया कि भाई आप फर्स्ट क्लास में हो, आपका मेजरमेंट करेंगे कि भाई आप कहाँ पे डिजर्व करते हो कि भाई आप अच्छे स्टूडेंट हो या बेकार स्टूडेंट हो। एज अ नॉलेज के बेस पे वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो बेशक लाइफ 12 साल है, बट जनरली इसको 12 महीने में बांट के इन्होंने क्या करा, फर्स्ट का रिजल्ट दिया, सेकंड का रिजल्ट दिया, थर्ड का रिजल्ट किया। अब आप 11th में हो तो 11th का रिजल्ट देंगे, फिर एक साल ऐसा आएगा 12th का रिजल्ट देंगे और आपका स्कूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही करते हैं, ऐसी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है। गोइंग कंसर्न क्या कहता था कि भाई आपकी लाइफ लंबी है, चलती रहेगी, आपकी मतलब बिजनेस की, ये कभी खत्म नहीं होगी, सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन में चलता रहेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई इसको टुकड़ों में बांट दिया उसने। माना कि भाई लंबी लाइफ है, बट कुछ तो पता चले कि भाई ये प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, हमको कुछ तो पता चले। तो जनरली ये 12 मंथ्स के पीरियड में बांट दिया जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड होता है, उसमें देखते हैं कि भाई इसने प्रॉफिट करा या लॉस करा, फिर हम अगले साल में ट्रांसफर हो जाते हैं। यही करते हैं, यही आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है कि भाई लाइफ बेशक लंबी है, बट इसको आप इक्वली पीरियड में बांटो, जिससे हम इसका कंपैरिजन कर सके कि भाई ये प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, हम इसका एनालाइज कर सके, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इंग्लिश इसकी। एज पर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज फेयरली लॉन्ग। कह रहा है कि भाई लाइफ ऑफ द बिजनेस क्या है, लॉन्ग है, बट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट वेट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल द लिक्विडेशन। तो यूजर कौन होते हैं, जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय होगी, बैंक हो गया, ठीक है। ये सब यूजर होते हैं, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई लाइफ बेशक से बिजनेस की लॉन्ग है, बट यूजर्स लिक्विडेशन के टाइम तक का वेट नहीं कर सकते कि भाई जब बिजनेस बंद होगा तब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोर ओवर दिस इज नॉट अ फिजिबल
प्रीपोजिशन एज मैनी यूजर लाइक मैनेजमेंट बैंकर्स, तो ये यूजर्स के बारे में बता रहा है कि इसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए हम टाइम टू टाइमली बेसिस पे हम इसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। जनरली ये पीरियड 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। ठीक है, रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एट अ रेगुलर इंटरवल सो दैट दे मे टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन टाइमली बेसिस। क्लियर है? इतना आया समझ में अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई चाहे आपका नुकसान 1 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, चाहे लाख रुपए का हो, चाहे करोड़ रुपए का हो, आपको रिकॉर्ड सारी चीजें करनी पड़ेंगी और फुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज all the information which is required by the proprietor and other user to assess the final accounts of a business unit। मतलब कि आपको हर एक चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जिसकी जरूरत यूजर्स को होती है, ओनर को होती है, मैनेजमेंट को होती है, क्रेडिटर को होती है, बैंक को होती है। क्लियर है इतना? दे डिस्क्लोजर इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यही डिस्क्लोजर हमें बताते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमें क्या देती है? ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि सही इंफॉर्मेशन दे रही। क्लियर? चलिए अगले प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। देखो इस चीज को समझिए, आपके अगर 1 रुपए का होता है तो आपको कितना फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा 1 का सिक्का गिर गया तो मैं कितनी देर ढूंढूंगा? हो सकता है कई बच्चे ये कह रहे हो कि 1 का सिक्का ही तो है, गिर गया तो गिर गया, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो ढूंढेंगे नहीं रोड पे। ठीक है, इसको बढ़ा के मैं 5 रुपए कहता हूँ तो शायद आप कोशिश करो इधर उधर आंखें मार के कि भाई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको भी आप छोड़ दोगे। 50 रुपए कहता हूँ तो आप हाँ ढूंढने की कोशिश करोगे। इसको बढ़ा के मैं 1000 रुपए कहता हूँ तो आप जिस रास्ते से गए हो उस रास्ते पे ऐसे 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 शायद 2-3 चक्कर लगाओ और 2 या 3 दिन तक सोचो कि यार वो 1000 रुपए नहीं होते तो मैं आज पार्टी कर सकता था। ठीक है, वही मैं बढ़ा के 1 लाख रुपए कहूँ तो शायद आपको सदमा एक तरीके से कि आप सोचते ही रह जाओ यार वो 1 लाख रुपए मैंने कहाँ रख दिए, कैसे हो गए। ठीक है, आपको 1000 रुपए से लगने लगा कि भाई हाँ ये नुकसान मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, हो सकता है भाई किसी को 1 ही रुपए से लगने लग जाए, किसी को 1 लाख से भी ना लगे, किसी को 1 करोड़ से भी ना लगे। ठीक है, तो सबके लिए मैटेरियलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो कंपनी मैटेरियलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मैं हूँ, मेरा एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद मैं सोचने लग जाऊंगा कि नहीं ये मेरे साथ गलत हो गया, अब मैं आगे कैसे सरवाइव करूंगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि भाई मेरा बिजनेस जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो उसे मैटेरियलिटी कहते हैं, जहां से मेरा डिसीजन चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे कि भाई 500 का लॉस हो गया, मैंने कहा चलो इस बार हुआ, अगली बार देख लेंगे। 1000 का लॉस हो गया, ठीक है, बट यही 5 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया, तो मैं क्या करूँगा? उसके बारे में सोचने लग जाऊंगा कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं, हम डिसीजन को तुरंत चेंज करना चालू कर देंगे। तो मेरे लिए वो मैटेरियल। ठीक है, तो वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता था? सारी चीज़ें रिकॉर्ड करो। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है माना आपने फुल डिस्क्लोजर में सब चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं, बट जो चीज़ मटेरियल है उनको अलग से डिस्क्लोज करो ताकि यूज़र को दिखे कि भाई इनके साथ मटेरियल ये लॉस हो चुका है, हो सकता है कि भाई इससे इनका डिसीजन चेंज हो, यूजर्स का डिसीजन चेंज हो। तो जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं उनको अलग से आपको डिस्क्लोज करनी है, यानी रिकॉर्ड करके आप उसे छोड़ दो। क्लियर है? तो आ जाओ पढ़ते हैं। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन। इन्फ्लुएंस का मतलब वो क्या होता है? आजकल इन्फ्लुएंसर चलते हैं ना जो आपके डिसीजन को चेंज कर देते। इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जो आपके इन्वेस्टर के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, वो आपके लिए मटेरियल होता है। दस एन आइटम इज मटेरियल टू वन मे नॉट बी मटेरियल टू अनदर। जैसे कि भाई किसी के लिए 1 रुपये मटेरियल नहीं था, किसी के लिए 1 रुपये मटेरियल होगा। ठीक है, द मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड ऑन द अमाउंट इन्वॉल्व। तो जो उसका नेचर है या जितना उसमें पैसा लगा है वो मटेरियलिटी को पहचानेगा। खैर जो भी आपको लगता है कि भाई ये मटेरियल है, इसको आप अलग से डिस्क्लोज करके दिखाओ।
क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ते हैं। खींच लिया? चलिए, अगला प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है आज आप यहां पे खड़े हो, आपको भाई दूर कहीं प्रॉफिट दिख रहा हो तो वेट करो, उसको आने दो, धीरे धीरे ये आपके पास आएगा और आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। बट दूर कहीं लॉस दिख रहा हो तो आप झट से रिकॉर्ड करो इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भाई आपके मामा है, मामा जी आपके घर पे आने वाले हैं, तो आपको पता है भाई मामा आएंगे पैसे ही लेकर आएंगे, कुछ तो देकर ही जाएंगे, तो आप उनको आने दोगे। ठीक है, आप ये कहोगे मामा जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो वो जल्दी नहीं आएंगे, जिस टाइम पे उनको आना होगा उसी टाइम पे वो आएंगे। ठीक है, तो आप उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब आएंगे तब रिकॉर्ड करो। वही भाई आपकी बुआ जी है, आपको पता है कि भाई वो क्या करने वाली हैं, आके हमारा नुकसान ही करवाएंगी, तो आप बहाने मारना चालू कर दो। आप उनसे क्या करोगे, उनसे बचने की कोशिश करने लग जाओगे कि हाँ ठीक है हम लोग मामा के यहाँ जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, इस टाइम मत आना। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपको दूर कहीं लॉस दिखा तो आपने क्या कर दिया, झट से रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये प्रिंसिपल लगभग हर पेपर में आ जाता है, एमसीक्यू में आया या 3 नंबर में आया, आपको देखना है दोनों नाम याद होने चाहिए, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये एंटीसिपेटेड प्रॉफिट, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट होता है जो लॉन्ग टर्म, जो दूर कहीं प्रॉफिट दिख रहा हो, जो हमारा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको रिकॉर्ड नहीं करवाता, बट एंटीसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करवा देता है। ठीक है, इसलिए आपको याद हो, अब तो हम लास्ट में खड़े हैं मार्च में, तो आपको याद हो कि हम प्रोविजन बनाते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसका मतलब क्या होता था कि भाई ऐसे डेटर जो पैसा लेकर भाग सकते हैं, भागे नहीं है, भाग सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बताओ दूर कहीं मेरे को लॉस दिखाना कि भाई वो पैसा मेरा डूब सकता है, तो उसको मैंने झट से रिकॉर्ड कर दिया। कौन सा प्रिंसिपल था, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। कौन क्लियर है इतना, आया समझ में? तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इफ द मैनेजमेंट एंटिसिपेट loss, provision should be made for loss, but if it anticipated profit it should not be recorded in the books of account unless and until it is realized। तो कह रहा है जो भी मैनेजमेंट को एंटिसिपेटेड लॉस दिखेंगे, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर लॉस, उसके लिए प्रोविजन बनाना आप इसे ही चालू कर दो कि भाई वो लॉस हो सकता है, उससे बचने के तरीके देखो, उसके गुल्लक बनाओ। ठीक है, बट कह रहा है जो भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसको आप अभी रिकॉर्ड मत करो जब तक वो रियलाइज्ड ना हो पाए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। सॉरी, तो हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था ना, क्लोजिंग स्टॉक या मार्केट प्राइस, जो भी एनआरवी, क्लोजिंग स्टॉक को दो तरीके से वैल्यूएशन करते थे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के जरिए ही लगता था। देखो एक और चीज समझाता हूँ, एक स्टॉक है जिसकी कॉस्ट 1 लाख है और एनआरवी यानी मार्केट वैल्यू उसकी 1,20,000 है, तो हमने रिकॉर्ड कितने से करा, 1 लाख से। यहाँ पे भी एक स्टॉक है 1 लाख वैल्यू करता है, बट इसकी एनआरवी 80,000 है, तो उसको रिकॉर्ड कितने से करा, 80,000 से। देखो दूर कहीं प्रॉफिट दिख रहा है, मार्केट वैल्यू 1,20 है, बट मेरी कॉस्ट 1 लाख है, तो मैंने उस प्रॉफिट को अभी रिकॉर्ड नहीं करा, वो बिकेगा तब अपने आप रिकॉर्ड होगा। बट यहाँ पे देखो 1 लाख की चीज अब कितने की रह गई, 80,000 की, मैंने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। मैंने इसको क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे लिखा, 80,000 पे। क्यों लिखा, क्योंकि भाई दूर कहीं मेरे को एंटिसिपेटेड लॉस दिखा। ये किस प्रिंसिपल के तहत लिखा, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत लिखा। क्लियर है इतना, या प्रूडेंस प्रिंसिपल। सेकंड कह रहा है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, किसी भी तरीके का प्रोविजन हमारा प्रूडेंस के तहत ही क्रिएट होता है। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दोनों नाम याद रखना है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। चलिए आगे बढ़, अगला प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। ये देखो क्या कहता है, देखो भाई आप कोई भी चीज खरीदो तो एक दोस्त तो ऐसा होता ही होगा यार, मेरे से कह देता मैं सस्ते में दिलवा देता। मैंने एक फोन खरीदा 10,000 का, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड या फिर मेरा दोस्त या भाई जो भी है, उसने बोला शिट यार तू मेरे से कहता मैं इसको 9,000 में ही दिलवा देता।
तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये उसने 10 की चीज 9 में लगा दी तो मैं उसको 9 में रिकॉर्ड कर दूं कि यार 1,000 का नुकसान हो गया, 10,000 की 9,000 की चीज मैं 10 में खरीद के ले आया तो मैं 9,000 से रिकॉर्ड ना, जितना अमाउंट पेड करा है उतने से ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। एक और चीज देखते हैं। एक मशीनरी मैंने खरीदी 1,00,000 की, इस पे इंस्टॉलेशन लग गया 10,000 का, तो मशीनरी कितने की हो गई? 1,10,000। फिर इस पे वेजेस लग गया या फिर कैरेज लग गया, ठीक है, 10,000 का, तो ये मशीनरी कितने की होगी? 1,20,000। ठीक है, एक मतलब क्या, ये इंस्टॉलेशन यूज करने से पहले लगा, कैरेज यूज करने से पहले लगा, फिर मैंने इस मशीनरी का रिपेयर कराया 6 महीने बाद, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपने घर में एक टीवी खरीदा, टीवी की जो कॉस्ट आई वो आई 30,000 रुपये, बट उसका जो इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन मतलब होता है जो लगाने वाले आएंगे उसका चार्ज अलग से था 1,000 रुपये। तो एक बात बताओ, आप लोगों को टीवी 30 की बताओगे या 31 की बताओगे? आप लोगों को टीवी 31 की बताओगे, क्योंकि 1,000 आपने इंस्टॉलेशन चार्ज क्या करा, पे करा उसके लिए, है ना। तो टीवी कितने की होगी? 31,000। ठीक है, वही मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन ही खरीद ली सेकेंड हैंड, 10,000 की खरीदी, उसको 2,000 रिपेयर में लगे। तो आप क्या कहोगे? भाई मैंने वो सेकंड हैंड खरीदी है बट मेरे को लगे 12,000 ही, क्योंकि मैंने जब इस्तेमाल करा तब 12,000 लगा के करा ना, 10,000 उसको दिए, 2,000 रिपेयर कराए, तो 12,000। भाई अगर टीवी 31,000 की है, उसको 6 महीने बाद मैंने रिपेयर कराया, उसमें 1,000 रुपये लग गए, क्या टीवी 32 की बता दोगे? नहीं। तो ये टीवी की कॉस्ट है, एसेट की कॉस्ट है, बड़ी कैसे उस टाइम? रेडी टू यूज से पहले का जो भी खर्चा होता है वो एसेट में इंक्लूड होता रहता है, और रेडी टू यूज के बाद का खर्चा एक्सपेंस बन जाता है। क्लियर है? इतना आया समझ में? तो बस वो यही कह रहा है कि भाई जो आपने परचेज प्राइस दिया है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगा हो, इंस्टॉलेशन लगा हो, मेकिंग चार्जेस लग गए हो, ठीक है, वो सभी उसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाता। जैसे एग्जांपल, एक मशीनरी परचेज करिए एट अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख, 20,000 पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 10,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी 40,30,000। तीनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है, 10 परचेज प्राइस ऑफ द एसेट एक्चुअली पेड फॉर्म्स द बेसिस फॉर अकाउंटिंग फॉर द एसेट। तो ऐसे ही हम परचेज प्राइस ऑफ एसेट को, क्लियर है? इतना आपने पे करा उतना रिकॉर्ड करोगे। सेकंड चीज क्या है कि भाई जब तक रेडी टू यूज एसेट नहीं होती तब तक के सारे खर्चे आप उसमें क्या कर दोगे? रिकॉर्ड करते चले जाओ। क्लियर है? चलिए, अगला प्रिंसिपल हमारे पास है मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। बड़ा ही आसान प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि भाई अगर ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर इस साल कोई रेवेन्यू हुआ है तो इसी साल के एक्सपेंस के साथ क्या करते चलोगे? मैच करते चलोगे। ये नहीं कि रेवेन्यू इस साल का, एक्सपेंस पिछले साल का हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस साल एक वर्कर है, उसको सैलरी नहीं दी, उसको सैलरी अगले साल दी, तो अगले साल जो रेवेन्यू होगा वो इस साल के वर्कर को पेड करा, वो एक्सपेंस भी दिख रहा होगा, तो उसके साथ मैच नहीं करूंगा। जो वर्कर ये है वो इसी साल रिकॉर्ड होगा और इसी साल के एक्सपेंस से क्या होगा? मैच होगा। आया समझ में? तो जो भी रेवेन्यू है इस साल का, उसको इसी साल के एक्सपेंस के साथ मैच करते हुए चलेंगे। क्लियर है इतना? इसलिए 4 वो होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्ड, एक्रूड। तो आउटस्टैंडिंग आपके पिछले वाले साल में जाएगा, प्रीपेड अगले वाले साल में जाएगा, एक्रूड इसी साल में जाएगा, अनअर्ड अगले साल में मैच्ड होगा। क्लियर है इतना? जिस साल का एक्सपेंस है, जिस साल की इनकम, उसी के साथ वो मैच होते चले जाएंगे। पढ़ लेते हैं। एक्सपेंस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब जो एक्सपेंस आपने अर्न करे इसी पीरियड में, उसी के रेवेन्यू से क्या हो जाएगा? मैच्ड हो जाएगा। Thus the expense and revenue must belong to same accounting period to determine the correct profit of the accounting period. Clear है इतना? आया समझ? चलिए अगले प्रिंसिपल को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रिंसिपल हमारे पास है ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल।
ये कहता है कि भाई कोई भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होती है वो दो जगह रिकॉर्ड होती है, जैसे डेबिट और क्रेडिट। या हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा, वो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, एसेट बराबर लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो वहाँ पे भी किसी भी चीज़ को हम दो इक्वल अमाउंट से प्लस या माइनस करते थे, और यहाँ भी हम दो इक्वल अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करते हैं। यही है आपका ड्युअलिटी प्रिंसिपल। कह रहा है ड्युअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो जो भी आप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे वो भाई दो जगह रिकॉर्ड होगा, इस चीज का ध्यान रखना। द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड द क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है, ऐसी वाइस वर्सा हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट इक्वल अमाउंट से ही होगा। क्लियर है? अगला हमारे पास प्रिंसिपल है वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। देखो ये बड़ा ही आसान प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये इतना कहता है भाई आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, वेरीफाई करके करो। जैसे हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ना 7 तरीके के, कौन कौन से एक बार बोलना? इनवॉइस और कैश मेमो, रिसिप्ट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। बिल्कुल ठीक है, यही 7 तरीके के क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। इसको देख के हम वाउचर बनाते हैं, वाउचर को देख के हम जनरल बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर उसके लिए कोई वेरीफाइबल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भाई हाँ मैं उस डॉक्यूमेंट को देख के बता सकूँ ये जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम ठीक है। ये कहता है हमारा वेरीफाइबल प्रोजेक्ट। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब कि जैसे कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कोई प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो टैक्स ज़्यादा आएगा, तो मैंने कोई फालतू के खर्चे मतलब अपने पर्सनली पैसे बचाने के लिए मैंने अपना फ़ायदा देखा। अकाउंटेंट दिस इज फिजिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या वाउचर। हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई वाउचर या कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। क्लियर है इतना? चलिए इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल खत्म हो गए। इस चैप्टर में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है जो कि यूनिफॉर्मिटी लाती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS कहते हैं इसको, आर रिटन स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी। ठीक है, ये क्या, ये वही एक तरीके से संविधान है अकाउंट्स का। इसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है कि भाई ये रिकॉर्ड करेंगे, इस वैल्यू पे करेंगे, इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, इस तरीके से हम प्रॉफिट निकालेंगे, इस तरीके से लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है ऑफ द कंट्री। जैसे हमारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, CA इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता। क्लियर है? लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट एक और है IFRS, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो IFRS को हम अलग अलग वर्ड से समझते हैं। इंटरनेशनल मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है। फाइनेंशियल यानी रिलेटेड टू फाइनेंस है। रिपोर्टिंग टू प्रिपेयर रिपोर्ट इन अ सेट फॉर्मेट, स्टैंडर्ड, सेट रूल एंड रेगुलेशन। मतलब देखो AS और IFRS में अगर मैं फ़र्क बोलूँ आपसे, तो AS है वो इंडिया है, वो अलग हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो इंडिया की जो AS है और IFRS पूरे इंटरनेशनल लेवल को कवर करते हैं। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल रिलेटेड टू फाइनेंस टू प्रिपेयर रिपोर्ट इन अ सेट ऑफ फॉर्मेट, सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहते हैं और आपका फाइनेंस से रिलेट करते हैं या आपके फॉर्मेट किस तरीके से प्रिपेयर करें रिपोर्ट या फॉर्मेट को, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हैं। IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ISAB, और ये 1973 में बना था। ये भी MCQ कई बार आ जाता। क्लियर है? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। थ्योरी आपके 11th के एग्जाम में 16 से 20 मार्क्स को कवर करने वाली है, कई MCQ और कई रिटन क्वेश्चन। ठीक है, तो एक थ्योरी का चैप्टर आज हमने खत्म करा है। मिलते हैं अगले चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय।